देखिए ईवीएस के आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इतने अच्छे क्वेश्चन है, मैं कहता हूं कि यदि आप एग्जाम में बैठेंगे हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसी में से एक आध दो क्वेश्चन आपको मिल जाए देखने को। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आज के हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यदि आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दें। आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर एक नई इन्फॉर्मेशन पहले मैं दे देता हूँ। इसी के बाद 10:05 से डेली हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है, वो भी आज से। सुपर टेट और केवीएस जिन छात्रों को देना है उनके लिए ये रामबाण की काम करने वाली है क्लास, क्योंकि केवल और केवल करंट अफेयर्स ही मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो इस क्लास में मैंने उन सभी चीज़ों को शामिल कर लिया है जो स्टैटिक जीके में आते हैं। दोस्तों बस पूरी क्लास को आज आप देख लीजिए, आपका मन बड़ा हैप्पी हो जाएगा। आपको लगेगा कि वाकई में करंट अफेयर्स तो हमने कई बार पढ़ा था, लेकिन इस तरह से हमने कभी नहीं पढ़ा था। ठीक है, एकदम जादुई तरीके से आज आप देखेंगे कि हर एक चीज़ों को, जितने भी चीज़ों को मैंने बताया हुआ है उसमें से हर वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। दोस्तों आइए बात करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए पहले प्रश्न के बारे में। देखिए प्रश्न कठिन होंगे, आज के प्रश्न कठिन होंगे लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न होंगे, ये मान के चलिए। प्रश्न ये है कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में, फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया जाता है। देखिए जब बच्चों को वनस्पति जात, कहने का मतलब ये है कि वनस्पतियों के बारे में बता दिया जाता है और जंतुओं के बारे में बता दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, रणथंभौर, जो कि राजस्थान में दोस्तों है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान में है, वहां ले जाया जाता है। और यह क्या करता है, विद्यार्थी में यह क्या करता है, यह क्या करेगा कि विद्यार्थियों की सहायता किस प्रकार से करेगा ये बताना है आपको। देखिए पहला ऑप्शन कहता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों में कौशलों का विकास होगा। बाहरी भ्रमण में क्या होगा, दोस्तों के साथ मजा ले सकेंगे बच्चे। और तीसरी बात करते हैं, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में बच्चों को मदद मिल सकती है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, वाकई में देखा जाए तो हो सकता है आपके एग्जाम में यही प्रश्न ना आ जाए, किसी एक छात्र के एग्जाम में, ठीक है, या किसी भी छात्र के एक तरीके से आ सकता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाया है जिस तरह से आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दोस्तों इसके जवाब के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका जवाब हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जिन छात्रों ने इसका आंसर डी दिया है मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्होंने बड़ी समझ के इसका आंसर दिया है। दोस्तों तो कक्षीय अधिगम को यानी कि क्लास के जो पढ़ने या सीखने को किसमें जोड़ा गया है, वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, आप ही बताइए एक बार कमेंट करके क्या अच्छा क्वेश्चन है या नहीं। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। ये भी प्रश्न बिल्कुल हूबहू उसी तरह से है। देखिए कक्षा में पोषण मतलब कि न्यूट्रिशन प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, मतलब एक टीचर को कैसे बताना चाहिए ताकि बच्चे ये समझ सके पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे प्रभावी तरीका आपको बताना है, सबसे अच्छा तरीका बताना है। तरीके सारे सही हैं लेकिन सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा आपको ये बताना है, क्योंकि अधिक प्रभावी कह रहा है ना। चलिए पहला ऑप्शन ये कहता है कि पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाकर बच्चों को बताना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है कि मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री यानी कि भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए और इसके बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। क्या अद्भुत प्रश्न है यार,
सच में अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। हाँ? वाकई में आज के जो प्रश्न हैं मैं खुद पढ़कर और जो जवाब देने के बारे में सोच रहा हूँ, वाकई में कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रश्न आपने अभी तक सॉल्व किया होगा। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर डी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर पोषण के बारे में बच्चों को अच्छे से सिखाना है तो उनके जो टिफिन बॉक्स है उनको खोलने के लिए कहिए और फिर उनको बताइए कि आपके टिफिन बॉक्स में रोटी का क्या मतलब हो जाता है, या उसमें कोई फ्रूट्स है उसका क्या मतलब हो जाता है, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, कई बार मम्मी अचार दे देती थी ना, याद करिए उस समय हमारे आपके समय में। ठीक है, आज के जो भोजन दिए जाते हैं एक तरीके से, पहले ऐसे वैसे नहीं थे। ठीक है, पहले अचार रोटी ही मिलती थी ना ज़्यादातर। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि शामिल करना यानी कि इंगेज करना, खोजबीन करना यानी कि एक्सप्लोर करना, व्याख्या करना यानी कि एक्सप्लेन करना, विस्तार करना यानी कि एलोबरेट करना, मूल्यांकन करना यानी कि इवेल्युएट करना। फिर से एक बार, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबरेट और इवेल्युएट। अगर कोई छात्र मेरा एक तरीके से ध्यान दे कि मैंने उसे पढ़ाया हुआ है ईएस के बारे में, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अगर वो ध्यान दे तो उसे पता चल सकता है कि हाँ प्रवीण सर ने मुझे बताया था ये बातें। ठीक है, फिर से आगे चलो, कोई नहीं, अब बाद में देखेंगे वो बातें। तो विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस है दोस्तों। अनुकरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनमें निम्नलिखित गतिविधियां कराने के लिए कहती है। देखिए फिर से एक बार, ये तो 5 बातें हो गई। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से, अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षिका उनसे निम्नलिखित गतिविधियां कराने के लिए कहती है कि कैसे अनुकरण होगा दोस्तों। पहला देखिएगा, फिर से आगे क्या कहा गया, अनुकरण के लिए आवश्यक स्थितियां की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक, वही बातें हैं। चलिए 2 बार आ गया। पहला ऑप्शन समझिएगा, पहला ऑप्शन क्या कहता है, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़ों में रखें। पहला ऑप्शन तो ये कहता है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों का रिकॉर्ड करें। तीसरा ऑप्शन कहता है पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक यानी कि वर्कशीट का काम करें और शिक्षक द्वारा उपरयुक्त विधियों में से इनमें से पांच ईएस में से कौन सा ईएस नहीं आएगा। क्या अद्भुत चीजें हैं भाई, क्या प्रश्न है। यहाँ सोचिए, एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट, इंगेज, एक्सप्लोर, इंगेज, इवेल्युएट, बताइएगा भैया इसका आंसर क्या होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है लेकिन बड़ा कठिन प्रश्न है। कठिन क्या है, बस ये है कि इतना बड़ा लिख दिया गया, अब इसको क्या समझें। हाँ चलिए जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंगेज और एक्सप्लोर जो होगा वो यहाँ की बात की नहीं जा रही है। ठीक है, इंगेज यानी कि उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंगेज का मतलब क्या बताया गया था, शामिल करना। शामिल करने की बात की नहीं, खोजबीन करने की कोई बात नहीं की गई है। 2 चीजें 2 मूल्यांकन की विधियों में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बाकी सारे का हो रहा है दोस्तों। देखिए कितना बेहतर क्वेश्चन था ना, आपने देखा कितना बेहतर क्वेश्चन था वाकई में। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, बहुत सारे छात्र बीच से छोड़कर चले जाते हैं जब उनके क्वेश्चन गलत होने लगते हैं। सबसे बड़ी गलती उनकी यही है कि वे क्वेश्चन को बिना देखे चले जाते हैं। देखिए आप यहाँ अगर छोड़ देंगे तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ तो आप क्वेश्चन से भाग नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको भागना नहीं है, देखना है। नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, कम से कम प्रयास तो करना है। एक कक्षा में औसत से कम 4 विद्यार्थी हैं और उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी, बताना है। चलिए, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त असाइनमेंट कार्य देंगे। दत्त कार्य का मतलब होता है असाइनमेंट या होमवर्क। तीसरी बात करते हैं, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करते रहना होगा।
उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों को पहचान करना होगा और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय करना होगा। बताइए कैसे आप करेंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप एक टीचर महोदय हैं, कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? चलिए जल्दी से बताइए टीचर महोदय, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा डी। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करेंगे और उनको सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न ये है कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही तरीका। आज के जितने भी प्रश्न है ना, मैं तो ये कहूंगा कि हो सकता है आपके एग्जाम में एक आध प्रश्न मिल ही क्यों ना जाए, और हो सकता है मिल भी सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें संदेह नहीं है। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है दोस्तों? पहला ऑप्शन कहता है कि प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, डिजाइन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक लिखना, अंक योजना बनाना। मतलब कैसा प्रश्न होना चाहिए संतुलित में। दूसरी बात करते हैं, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न पत्र लिखना, प्रश्न लिखना, उनका संपादन करना, फिर अंक योजना बनाना, अंक योजना लिखना। चौथा ऑप्शन कहता है डिजाइन तैयार करना पहले, फिर उसके बाद प्रश्न लिखना, फिर अंक योजना तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट से मिलान करना। बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समय दूंगा मैं आपको। बिल्कुल मुझे पता है कि आप लोग इसका जवाब देने में बिल्कुल कठिनाई महसूस कर रहे होंगे। चलिए जवाब दीजिएगा। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाना, एक बैलेंस में आपको पेपर बनाना। सोचिए आप एक टीचर हैं और हमने आपको निर्देश दिया है कि आपको कक्षा 5 के प्रश्न पत्र तैयार करना है, और ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा हो सके या सालाना वाली परीक्षा हो सके। तो आप किस तरह के प्रश्नों को बनाएंगे? आप किस तरह के प्रश्नों को बनाएंगे बताइए जल्दी से। तो इसका जवाब हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। आप क्या करेंगे? सबसे पहले डिजाइन तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर प्रश्न पत्र लिखेंगे, फिर उनका संपादन करेंगे, अंक योजना करेंगे। इसको लिख लीजिए, इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए ले लिए होंगे आई होप, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्योंकि ऐसे प्रश्न आ जाते हैं भैया, ऐसे प्रश्न को एक बार और देख लेना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण के पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया। फिर से, एक कक्षा के अनुभाग आ को, मतलब कि ए को पेट्रोलियम के बारे में और कोयला के भंडारों के बारे में जो उसमें रिक्तीकरण आता है उसके प्रकरण को पढ़ाने के लिए क्या किया गया? मल्टीमीडिया कैप्सूल का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। अब क्लास बी की बात करते हैं। तो क्लास बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया, और बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थी ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है, और ऐसा होने के पीछे का क्या कारण हो सकता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक इकोनॉमिकली है। दूसरा ऑप्शन कहता है दृश्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि ग्रीन बोर्ड एक अच्छी सामग्री नहीं है। चौथा ऑप्शन कहता है मल्टीमीडिया। चलिए वही बातें हैं, तो यहीं पर चार ऑप्शन एक साथ मिल गए। ये देखिए चार ऑप्शन एक साथ मिल गए हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन है बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों से अधिक नजदीक है। बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, जवाब दीजिए। देखिए कितने बेहतर प्रश्न है। मैंने आपसे कहा था ना कि आज के इतने बेहतर प्रश्न हैं। आप लोगों ने शुरू में सोचा होगा ये सर क्या बोल रहे हैं, इतने अच्छे प्रश्न हैं कि आज आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, अरे भाई ऐसे थोड़ी ना बोलता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें होंगी तभी तो इस तरह के हवाबाजी करता हूँ। चलिए बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जब कोई चीज़ें दिखाकर सिखाया जाएगा तो बच्चे सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से सीख लेंगे, क्योंकि उस समय सारी इंद्रियां शामिल होती हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। चलिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। जितने भी बड़े शहर हैं सड़कों पर जो भारी संख्या में गाड़ियां चल रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के वह सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। पहला ऑप्शन कहता अक्सर घर से बाहर जाने से बचने की बात करती हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि रखने में।
और तीसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करवाने के लिए, और चौथा ऑप्शन कहता आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा कि भैया कैसे होगा। क्या अच्छा क्वेश्चन है ना। मैंने आपसे कहा था कि आज के जितने भी प्रश्न होंगे यहाँ पर आपके हर एक प्रश्न सही तो होंगे तब जब आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके कॉमन सेंस वाले भी होते हैं, ठीक है। जहाँ पर मेरे पढ़ाया हुआ आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा, जो खुद का दिमाग होगा और खुद की जो सोच होगी, खुद की जो समझ होगी, उसके आधार पर काम होगा। चलिए इसके जवाब के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसका जवाब हो जाता है डी, हो जाता है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना होगा। बिल्कुल सभी लोगों को में जागरूकता लाई जाएगी, वे अपनी गाड़ी से ना जाए आए, वे क्या करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, बसों का इस्तेमाल करें, ठीक है, और इलेक्ट्रिक वाली जो 3 पहिया होती है उसका इस्तेमाल करें। अगर उससे इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर तरीके से क्या हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा। बिल्कुल आराम से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न देखिएगा, ये भी प्रश्न उसी तरह से है। यह पढ़ाते समय कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह से ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। फिर से एक बार, पढ़ाते समय की कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को, खाने की जो चीजें हैं, किस तरह से ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है दोस्तों। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला छोड़ देती है। फिर उसके बाद है कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि तकनीक 2 के लिए वह किसका इस्तेमाल, किसकी और किस खाद्य और की ओर संकेत, किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तकनीकी 2 के लिए, तकनीक 2 क्या है, गीले कपड़े में लपेट देती है। हाँ ध्यान रखिएगा। चलिए बताइएगा यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हरी धनिया, काजू बर्फी, पके हुए चावल, प्याज, लहसुन। बोल रहे होंगे सर इतना क्वेश्चन बड़ा था और पढ़ तो आप ऐसे रहते, लग रहा था कि हमें आएगा ही नहीं। हाँ लेकिन हमें आ गया। बिल्कुल आपको आ जाएगा, बस क्वेश्चन ऐसा है ना तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा ही। सोचिए अगर मैं इस तरह से ना पढ़ता तो आप इसका जवाब भी ना दे पाते। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जीत आपकी है, लेकिन आपकी जीत में हमारी भी जीत है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन। सोचिए ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो जैसे मैंने पढ़ा था, एक बार में अगर सही करना है तो थोड़ा सा रुक कर पढ़ना, जल्दबाजी में नहीं, फटाफट 3-4 बार में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं। एक बार पढ़ते चलिए, एक एक बातों को समझते चलिए, पक्का आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं, बार बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो समय 3-4 बार जा रहा है, उसमें 1-2 मिनट समय लग रहा है। इससे अच्छा एक बार आप रुक कर पढ़े और उसकी बातों को समझते चलें, आराम से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण मतलब कि फ्रिक्शन पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है। याद करिए वो बातें, याद करिए जब आपके पास जब आपके हाथ में पेन हुआ करती थी तो पेन को आप बालों में क्या करते थे, रगड़ते थे और छोटी वस्तु कह सकते थे कागज वगैरह को उठा लेते थे। तो वही समझाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, उसी तरह से देखिए यह घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके लिए निम्नलिखित उदाहरणों को में गलत कौन सा है आपको ये बताना है भैया, गलत कौन सा है ये बताना है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है और घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है और उसके द्वारा निम्नलिखित कौन सा उदाहरण गलत है आपको बताना है। ऊर्ध्वाधर ऊपर से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा वापस आती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप गेंद ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गेंद नीचे क्या वस्तु घर्षण की वजह से नीचे आती है। क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी बातें हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, क्या ऐसी बातें हैं। मतलब इसमें गलत कौन सा ये बताना है, नहीं सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूं। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, क्या ये बातें सही हैं। आपको गलत बताना है दोस्तों। हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। क्या अच्छा क्वेश्चन है,
आप अपने कॉमन सेंस देखते हैं कितने ऐसे छात्र हैं जो अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। अगर गलत हुआ तो फिर समझ लीजिएगा दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए जवाब दीजिएगा, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा भैया। अगर आप ऊपर गेंद फेंकते हैं, जब भी कोई वस्तु ऊपर फेंकते हो नीचे इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, ना कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण की बात की जा रही है। याद करिए, जब एक तरीके से सेब जब था, सेब ऊपर था तो नीचे क्यों आया? अगर सेब ऊपर भी जा सकता था ना, तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी की वजह से सेब नीचे आया। आप याद करिए, अंतरिक्ष में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ तैरता है, और यहाँ पृथ्वी पर कोई व्यक्ति रहता है तो नीचे आ जाता है। किसी को भी घर्षण के कारण नहीं, गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर फेंकी गई गेंद जो ऊपर होती है वो नीचे आती है। और घर्षण के कारण क्या होता है? ये तीनों बातें सही हैं। ब्रेक जो लगाते हैं घर्षण के कारण की वजह से क्या होता है? वाहन रुक जाता है। पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। आज के जो प्रश्न है ना, हर एक प्रश्न अपने आप में अपनी क्षमता दिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप सोचिए, ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो मानो कि आप सही भी कर लेंगे और थोड़ा सी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन मैं तो आपको एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवा ही दे रहा हूँ ना। चलिए अगला प्रश्न है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां, निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पानी के बर्तनों, कूलरों, टंकियों को साफ रखें। तीसरा ऑप्शन कहता है यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाए तो तेल का छिड़काव करें। और चौथा ऑप्शन में देखा जाए तो स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। और पोस्टर का उद्देश्य क्या फैलाने के बारे में जागरूकता, मतलब किस चीज़ की जागरूकता फैलाने के बारे में बात की जा रही है। डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, और चेचक और मलेरिया। बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, बताइएगा दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न वाकई में। आज के जो प्रश्न हैं अद्भुत ही हैं। चलिए इसका जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की बात करते हैं दोस्तों, ये फैलाने की बात की जा रही है। वाकई में क्या अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित रखते हैं? लौह, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला, मच्छर, डेंगू, लौह गुण मच्छर, मलेरिया, अनीमिया और लौह, मलेरिया, अनीमिया, रक्त। जवाब दीजिएगा भैया, इसका प्रश्न जवाब दीजिएगा जल्दी से। हाँ आज देखिए कितने अच्छे प्रश्न है ना, जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक तो अब कर ही देना चाहिए। आज जितने लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, वे सारे लोग लाइक करेंगे। अब नहीं करेंगे तो अब ऐसे भी प्रश्न, अब क्या मैं कहीं से ढूंढ, अब किस तरह के प्रश्न चाहते हैं आप सोचिए एक बार। अभी जैसे क्या होता है, मैंने देखा है लाइक वहाँ खूब बढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखा, जब ये पढ़ाओ कि शैशवावस्था का काल क्या है, किशोरावस्था क्या होती है, ठीक है, तूफानों की अवस्था किसे कहा जाता है, उसमें इतना लाइक कर देते हैं बच्चे, इतना स्टूडेंट कर देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि इससे बेहतर तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया हो। उनको ये नहीं पता भैया ये सब आता होता है नहीं उतना जल्दी से, ठीक है, लेकिन क्या करें, जब ये सब पढ़ाओ तो अच्छा लगता है। आप देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पर लोग कम ही लाइक करते हैं, उनको लगता है ये क्या पढ़ा रहे हैं, बिना फालतू बातें, ये सब तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, ठीक है। मतलब कुछ छात्र तो ये सोच लेते हैं कि ये सब क्या पढ़ा रहे हैं बिना फालतू के, वहाँ पढ़ाना चाहिए शैशवावस्था कार्यकाल क्या होता है, हाँ शैशवावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या है, बार बार उसी को बताते रहिए दिन भर। तो लौह, हीमोग्लोबिन और अनीमिया और आंवला दोस्तों, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। ज़्यादा नहीं, एक दो प्रश्न और कर लेते हैं, एक प्रश्न और कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो करंट अफेयर्स की क्लास 10:05 से जुड़कर देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कहें तो करवा ही देता हूँ। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंड किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है भैया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी कि एक्वेरियम का जो पानी होता है मछली के द्वारा पीने योग्य नहीं होता, खनिज रहित होता है, मछली तैरने की योग्य नहीं होती, ऑक्सीजन रहित होती है।
बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जवाब दीजिएगा दोस्तों, जवाब दीजिएगा। इसका जवाब देने में तो आपको कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या यार, फिर से एक बार देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। हाँ, इसमें 20 सही दिखा रहा है। जब एक मछली को पहले से उबले, अच्छा हाँ ठीक है, पहले से जब पानी को उबाल दिया गया भैया, लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जा रहा है और वह मर जाती है भैया, इसमें कोई खनिज ही नहीं है, इसमें कुछ खाए ही नहीं, तो मछली क्या खाएगी, क्या पिएगी, कैसे जिएगी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो एक बार जवाब दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग लाइव चैट में ही लिख डालते हैं सारी बातें, फिर बाद में मैं देख ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ लिख दिया करें अपनी बात को। इसका आंसर हो जाएगा बी सही, ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो फिर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? चांद का टुकड़ा, निम्नलिखित में से कौन से चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पानी नहीं है, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ हवा भी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है, पानी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है, समतल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, पर्याप्त हवा है लेकिन ऊंचे पेड़ हैं, पहाड़ हैं। देखिए दोस्तों, चंदा मामा की कहानी याद करिए, चंदा मामा की कहानी। दोस्तों इसका चंदा मामा की कहानी से आंसर सॉल्व नहीं होगा। हाँ, इसका जवाब अगर हमने आपको पढ़ाया चंद्रमा के बारे में, इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ना तो यहाँ पानी होता है भैया, ना यहाँ हवा होती है, यहाँ गहरे गहरे गड्ढे गड्ढे होते हैं, ऊंचे पहाड़ होते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न के बारे में देख लेते हैं, बस करते हैं। हाँ वैसे तो है बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास प्रश्न बहुत अच्छे बहुत सारे हैं। चलो कल देख लेंगे इस प्रश्न को करने के बाद। इसके बाद करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसको जुड़कर देखना हो देख सकता है, बहुत अच्छी करंट अफेयर्स है। अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। अभिभावक गार्जियन शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। दूसरा ऑप्शन कहता है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि विद्यालय में हो रहे एक्टिविटी के बारे में जानकारी को साझा करना। चौथा ऑप्शन कहता है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। आज मैंने काफ़ी क्लास लिया हुआ है। अभी शशि IAS एकेडमी पर अगर आप जाएं तो वहाँ पर हमने GK GS बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। कोई SSC GD उसमें लिखा होगा, लेकिन अगर जिसको पेपर 2 देना है या किसी को KVS देना है या सुपर टेट देना है तो उस क्लास को भी देख सकता है। बहुत अच्छे से मैंने बताया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। MCQ के साथ साथ मैंने उसमें कुछ स्टैटिक चीज़ें भी डाला हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। कोई देखेगा तो उसे मज़ा आ जाएगा वाकई में। इसका ऑप्शन हो जाएगा B सही हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे क्लास लेने की क्षमताएं नहीं बची हुई हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि क्लास को यहीं पर स्थगित कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।